नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मुतारिफ़ करवाते हैं और ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ के हामिल होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन शख्सियतों का ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से होता है। और आपने देखा कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा उलमा व मशाइखीन को बनाते हैं, वहीं पर साइंसदान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर दूसरे जो खेल किस्से के माहिर हैं वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च स्कॉलर्स को भी हम मदऊ करते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनसे इंस्पायर हो, उनसे कुछ सीखें, तरगीब हासिल करें। तो बहरहाल आज जिस शख्सियत को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये कोई बड़ी शख्सियत नहीं है, कोई बड़ी उम्र की शख्सियत नहीं है, लेकिन इनका जो फ़न है मैं समझता हूँ कि इनकी उम्र से बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि ये मिल्लत का असासा है, मुल्क का असासा है, कौम का असासा है। मेरी मुराद है मोहम्मद रहमत अली साहब से, जो किले गोलकुंडा के रहने वाले हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब रहमत अली साहब। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और मैं हमारे नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि जनाब मोहम्मद रहमत अली डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया के रिसर्च स्कॉलर हैं। और आपको बता दूं कि शहर के एक कॉलेज है इस्लामिया इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से वो खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हेड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी क्लब की हैसियत से भी वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक अहम बात ये बता दूं कि इस कम उम्र में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनवी ज़हानत जिसे उर्दू में कहा जाता है उसके वो माहिर हैं। और इस सिलसिले में उनकी 2 किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक तो है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन और दूसरा साइबर सिक्योरिटी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक नौजवान है जो ऐसी फील्ड में अपनी किस्मत आजमा रहा है और कोशिशों को आगे बढ़ा रहा है जो आज की सबसे अहम तरीन फील्ड है। और आपको यही बता दूं कि आज दुनिया में वही कौम सुपर पावर हो सकती है जो जिसके हाथ में ये फ़न हो, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़न हो, और वो दूसरी अक़वाम को पीछे छोड़ सकती है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, ख़ासतौर पर अपने वालिदैन के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रहमत अली है। जी जी। मेरा ताल्लुक़ किले गोलकुंडे से है। मैं गोलकुंडे का मुक़ीम हूँ। मेरी जो बेसिक जो तालीम है, जो स्कूली तालीम है, मैंने सेंट रिज़ा हाई स्कूल जो पहले मेहदीपट्टनम मासब टैंक पर जो स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट की। वहाँ से फिर मैंने MPC को मैं अपना पेशा बनाया क्योंकि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था कंप्यूटर्स का। अच्छा। मैं करीब 6th क्लास से कंप्यूटर्स को मैं खुद अपनी तरफ से ख़राब करना, बनाने का मैं अपनी कोशिश करता था। अगर कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाए तो टेक्नीशियन के पास जाते थे हम लोग। कि मेरे जहन में शुरू से इंजीनियरिंग करना मेरे जहन में था। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं MPC सब्जेक्ट लिया। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैं BTech कंप्लीट किया। जी। कहाँ से किया? मैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेवल्ला पे जो कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैंने ISET का एग्ज़ाम लिखा जिसमें मुझे MBA में एडमिशन मिला। लेकिन मैं MBA लेने के बजाय मैं M.Tech में एडमिशन लिया ताकि मेरे जो टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हुए अपनी फील्ड को आगे बढ़ाऊँ। साथ ही साथ इसी दौरान में मैं इंडियन नेवी के अंदर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए सब लेफ्टिनेंट। अच्छा। मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग थे जो 8-10 बार अप्लाई किए थे, लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम था, मेरे माँ बाप की मेरे साथ दुआ थी कि मैं पहले अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लिया। आखिरी मरहले तक मैं पहुंच गया, लेकिन आखिरी मरहले के बाद कुछ वजूहात की वजह से मैं वो चीज़ को ज्वाइन नहीं कर सका। साथ ही साथ जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है हर एग्ज़ाम को मैं अप्लाई किया
और उसको थोड़े लोगों को क्वालिफाई किया, थोड़े लोगों को क्वालिफाई नहीं किया। साथ ही साथ मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इंजीनियरिंग के बाद से मैंने पेपर्स लिखना शुरू किया, रिसर्च मुकाले वगैरह होते हैं उसको लिखना शुरू किया और उसको शाया भी करना शुरू किया। स्टार्ट मैंने छोटे सब्जेक्ट से की। मुझे याद है, आज भी याद है कि मैं जब सबसे पहली बार पेपर लिखा था उसके लिए मुझे 2nd प्राइज़ मिला था निज़ाम क्लब में। अच्छा, सबसे पहला अवार्ड मिला था मुझे। और उसके बाद मैंने मेरा जो काम है उससे मुस्तकिल काम करता रहा। उसके बाद मेरे अंदर शौक़ ये पैदा हुआ कि मेरे चाचा भी PhD स्कॉलर हैं। अच्छा, PhD हैं उस्मान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए मैथमेटिक्स में। अच्छा, आज सऊदी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स। क्या नाम है? जी जी जी। डॉक्टर सुल्तान अली जी जी, जो डेक्कन कॉलेज के फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं। जी जी, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस के। जी जी। हमेशा उनको देख के मुझे महसूस होता है कि मेरी फील्ड यही है जो मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। साथ ही साथ जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, मैं 2 साल IT में काम किया, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया। फिर उसके बाद जैसा मेरा MTech ख़त्म हुआ, जैसा मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर मैंने तालीम को, एजुकेशन को अपना बेस लाइन बना के इसी में काम सर अंजाम दे, आज तक भी इसी में सर्विसेज दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, चलिए ये तो सफ़र आपने बताया है, लेकिन जहाँ तक इंसान की कामयाबी का सवाल है तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला उस इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करता है जो अपने माँ बाप की दुआओं में रहता है। और माँ बाप वैसे तो हर बच्चे को अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं, उसका भला चाहते हैं। तो आप ये बताइए, अपने वालिद साहब के बारे में कुछ बताएं या अपने वालदा के बारे में बताएं, क्योंकि देखिए जब आप तालीम हासिल करते हैं तो माँ का अहम किरदार होता है कि वो बच्चे को आगे बढ़ाती है और बाप जो है वो हौसला देता है। अगर मेरी पूरी बात को अगर छोटे में अगर सिमट लूँ तो जो मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, जी जी, ये मेरे वालिद साहब की देन है, और जिस शीरीनी से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये मेरी वालदा की देन है। बहुत ही प्यारी बात आप कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोहम्मद रहमत अली साहब का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये IT एक्सपर्ट हैं और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है और फॉरेंसिक जो शोबा होता है उसके ये माहिर हैं। तो इनके जो वालिद साहब हैं आज़म अली साहब, ये GHMC में एक आला ओहदे पर फायज थे, जबकि वालदा जो हैं यानी कौसर परवीन, उनका तो इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके वालिद साहब का जो साया शफ़क़त है इन पर कायम रखा है। हमारी दुआ है कि वो कायम रहे और अपने बच्चों की वो रहनुमाई करते रहें। तो बहरहाल एक सवाल ये करते हैं कि जैसा कि आपने कहा है कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो मैंने आपका जब प्रोफाइल देखा तो उसमें ये देखा कि कम से कम 30 जो है पेपर्स, जो रिसर्च पेपर्स है वो आपने नेशनल इंटरनेशनल मैगज़ीन में भी शाये करवाए हैं, उस बारे में बताएं। मुझे इतना, जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो गवर्नमेंट की तरफ से, या ये समझ लीजिए कि हमारे एजुकेशन करिकुलम में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो रिसर्च की तरफ हमें लेके चले। जी जी, इसी का आप ये समझिए कि फीडबैक, नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि मैं जब PhD स्टार्ट किया तो उसमें मेरे 6 महीने सिर्फ इसी वजह से बर्बाद हुए, या वेस्ट बोलिए, या फिर वेस्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब ज़्यादा इस वजह से लग गए क्योंकि रिसर्च का कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं था। जी जी, ना रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई गई, ना हमको ऐसे कोई सब्जेक्ट पढ़ाए गए। तो लेकिन जब मेरे वालिद साहब जो थे बचपन से मुझे कहते थे कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको दोबारा लिखो। जी जी, ये बहुत अपने हिसाब से जो चीज़ समझ में आ रही है उसको बार बार लिखो, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, फिर उसको वापस पढ़ो। ये चीज़ महसूस करो कि जो तुम चीज़ लिखे हो कि ये तुम अकेले समझ पा रहे हो या फिर कोई दूसरों को समझाने के लिए लिख रहे हो। जी जी, तो पहले मैं तो ऐसे लिखता था कि मुझे समझना है चीज़ों को, लेकिन जब मैं लिखना शुरू करा तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मैं तो समझ रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों को समझाऊं। इसी तरीके से मैंने पेपर लिखना शुरू किया। मैंने कई सारे इंटरनेशनल, नेशनल पेपर्स लिखे हैं और कई सारे जगह अवार्ड्स भी मुझे मिले हैं मेरे मुकालिमों के लिए या मेरे आर्टिकल्स वगैरह के लिए मुझे अवार्ड्स भी मिले हैं। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं ये कहूँ, अगर ये कहूँ दूँ कि कुछ गलत ना होगा, कि मैं जो चीज़ लिखता हूँ ये मेरे वालिद साहब की बहुत बड़ी देन है। जी जी, मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे इंसिस्ट करते हैं कि लिखो, जो चीज़ समझ में आ रही है उसको लिखो, ताकि अगर कोई चीज़ लिख देते हो तो तुम अकेलों के लिए नहीं, तुम्हारे बाद जितने लोग आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम कामयाब हो, अगर तुम नाकामयाब हो गए तो तुम उन लोगों की रहनुमाई कर सकते हो जो तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं।
अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि आपने अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताया है और मैं समझता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, वो भी अच्छी तरह सुन चुके होंगे। ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान तालिब इल्म हैं या तलबा वो हैं, वो तालिबात हैं, वो भी सुन चुके होंगे। लेकिन मलेशिया की जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का सवाल है, वहाँ से PhD करने का ख्याल कैसे आया आपको, जबकि यहाँ पर भी आप कर सकते थे? मैंने यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी, जितने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस्मानिया, JNTU और IIT, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम क्लियर कर सका, कुछ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका। जी जी। हुआ ये था कि मैं IIT के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया था, लेकिन JNTU का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर नहीं कर पाया। अच्छा। तो उस वक्त ने मुझे वालिद साहब ने मुझे एक मुकालमा कहा था जो मुझे आज भी याद है, और मेरे जितने बच्चे उनको भी कहता हूँ कि मैं LKG फेल 10th पास हूँ। अच्छा। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो IIT क्रैक नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ें क्रैक कर लेते हैं। मेरा IIT क्रैक हो गया था, लेकिन JNTU का वो चीज़ क्रैक नहीं हुई। मेरा मलेशिया जाने का मकसद ये था कि हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स और वर्चुअलाइजेशन के लिए मुझे कोई हैदराबाद के अंदर कोई ऐसी फैकल्टी नहीं मिली जो इसमें अच्छा वक्त गुजार के अच्छा रिसर्च किए हों, एक्सपर्ट टाइप की फैकल्टी जो डोमेन में मैं करना चाह रहा था। क्योंकि ऐसे तो कई सारे लोग थे जो इसमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे थे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एज ए सब्जेक्ट मैं किसी को पाया नहीं। मैं IIT में 3 बार इंटरव्यू दिया, 3 बार भी सेलेक्ट हुआ IIT में, लेकिन मेरे सब्जेक्ट के अंदर PhD नहीं मिलने की वजह से मैं वो चीज़ में ऑप्ट नहीं कर सका। तो वहाँ पर मिल गया आपको? वहाँ पे फिर मैंने प्रोफेसर मुमताज़ जो हैं, जी हाँ, जो मेरे वाले साहब के करीबी दोस्त भी हैं, जी जी जी, उन्होंने भी कहा कि आप मेरी यूनिवर्सिटी आ जाइए। मेरी यूनिवर्सिटी में भी अच्छे सारे फैकल्टीज़ हैं। मैंने अप्लाई किया, मेरे रिसर्च पेपर्स और जितने मेरा मतलब जितना मेरा क्या बोलते हैं रिसर्च पेपर और जितनी सारी चीज़ें थी वो देखकर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया गया। 3 साल वहाँ पर रहा और मलेशिया का सफ़र काफ़ी, ये कहिए कि मेरे लिए आंख खोलने वाला और चीज़ों को नए अंदाज में समझने वाला था। यानी सिलेबस बिल्कुल, यानी जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि हमारे पास आउटडेटेड चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल अलग माहौल रहा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको एक सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं कि आपको 4 साल के अंदर ये 30-35 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। 1-2 सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शन के तौर पे दिए जाते हैं, और वो जो सब्जेक्ट्स 30-35 दिए जाते हैं वो भी हमको डिफाइंड होते हैं। जी हाँ, कि ये सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ये सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। लेकिन जो चीज़ मैंने मलेशिया में महसूस की वो ये है कि आपको एक 25-30 सब्जेक्ट दे देंगे, उसमें कहेंगे कि इसमें आप कौन से भी 20 सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए। जी अच्छा, हाँ। तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे। साथ ही साथ ये चीज़ भी होती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कौन से सेमेस्टर में पढ़ना चाह रहे, इस चीज़ की भी आपको आज़ादी होती है। बहुत अच्छी बात है जी। तो इससे होता ये है कि जो शख्स पढ़ना चाहता है तो अपने जो मतलूबा जो सब्जेक्ट होते हैं जी जी, उसको पढ़ने की इसकी जुस्तजू ज़्यादा होती है और उसको इम्प्लीमेंट करने की जुस्तजू ज़्यादा होती है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक मोहम्मद रहमत अली साहब का सवाल है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि मलेशिया से वो PhD कर रहे हैं, और अहम बात यह है कि उनके जो PhD थीसिस है उस पर उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया है। उस बारे में कुछ बताएं। जो मुझे गोल्ड मेडल जो मिला है मेरे थीसिस के लिए, जी जी, मेरे जो सुपरवाइज़र थे डॉक्टर रिज़ा वहीउद्दीन, वो मलेशिया के क्वांटम कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट साइंटिस्ट हैं वो। जी जी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको 2nd लेवल के साइंटिस्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। अच्छा। क्वांटम कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है जो कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स को मिला के एक सब्जेक्ट बनता है जिसमें बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं। जी जी, वो सब्जेक्ट के वो माहिर हैं। तो उन्होंने जब मैं PhD शुरू किया था उनके अंडर नहीं किया था। जी जी, जब मैं प्रेजेंटेशन वगैरह और जिन सारी चीज़ें दे रहा था वो भी एक चेयरपर्सन की तरह बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो रहमत अली है इसको मैं PhD करवाऊंगा। जी जी, तो उन्होंने खुद मुझे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे परवान चढ़ाया कि काम कैसे करना है, आपको किस डोमेन में काम करना है। साथ ही साथ कई सारे जो मलेशिया के जो जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स हैं और जितने TV चैनल्स हैं उस पर भी मेरा और मेरे जो सुपरवाइज़र है उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी शाया हुए हमारे मतलब हुआ ये था कि लोग आके हमसे जितने साइबर क्राइम वगैरह हो रहे थे उस ताल्लुक से आके हमसे सवाल पूछते थे कि कैसे इसको रोका जाए, क्या किया जा सकता है। और मलेशिया में एक बैंक था, और उसका नाम नहीं लूँगा मैं, उनकी जो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप हमारे बताइए कि हमारे बैंक की प्राइवेसी हम किस तरीके से
बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे एक नई चीज़ मालूम है कि आप पेपर करना लिखना कैसा है और जो मेरा रिसर्च का जो एरिया है उसको कैसे आगे बढ़ाने का है। जी। तो उसमें ज़्यादा मेहनत करा मैं, और इत्तेफाक की बात ये थी कि मुझे सुपरवाइज़र और मेरे मेहनत की वजह से मुझे गोल्ड मेडल मिला। जी, जो गोल्ड मेडल था ये पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पर मिला है मुझे। जी, बहुत बड़ी बात है। चलिए, एक बहुत बड़ा एहसास है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक जनाब मोहम्मद रहमत अली साहब का सवाल है, आपने देखा कि कम उम्र में ही उन्होंने बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और कुदरत उन्हें आगे बढ़ाती रहेगी। क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आप कुदरत से मुँह मोड़ते हैं तो फिर कहीं के नहीं रहते। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को मजहबी भी होना चाहिए, और जो मजहबी इंसान होता है वो जो कहते हैं कि रासिकुल अक़ीदा जो मुसलमान होता है वो बुराइयों से भी महफूज रहता है और लोगों को नेकी की दावत भी देता है। तो आप ये बताइए कि जहाँ तक हमारे बच्चों का सवाल है, फिल वक्त जो नई नस्ल है जो आईटी सेक्टर से वाबस्ता है या फिर इंजीनियरिंग कर रही है, तो उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, और इसकी अहम वजह क्या है? हाँ, ये बिल्कुल आपने बड़ा दुरुस्त सवाल पूछा और बड़ा मुश्किल सवाल भी है। जी। इसमें दो वजह आते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आज के दौर में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन कमी है तो इस चीज़ की है कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है या नहीं। आज जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें बच्चे इंजीनियर तो बन रहे हैं लेकिन उनके पास स्किल सेट नहीं है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल के तौर से समझाता हूँ कि जो मेरे दादा थे उन्होंने अगर वो 6 क्लास पढ़ लेते तो उनको नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि वो 6 क्लास जो पढ़ते थे इट वॉज बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो। फिर मेरे जो वाले साहब हुए उनको इंटरमीडिएट अगर पढ़ लेते, अगर 10th क्लास अगर वो पास हो जाते तो उनको जॉब मिल जाती थी। लेकिन हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन में लोग पीएचडी करने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। वजह ये है कि उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है जो जॉब मार्केट में रिक्वायर्ड है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि जो हमारा जो एकेडमिक्स है और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है उसमें एक बहुत बड़ी खला है। ये खला को मतलब बंद करना बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब ये काम किया जा रहा है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आईटी के अंदर वही सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएं ताकि वो लोग को इंडस्ट्री रेडी करके आईटी में फर्निश मतलब उनको वापस आईटी के अंदर जॉब मिल सके। तो आपका मतलब ये है कि सिलेबस जो है हमारा वो बदलना चाहिए? सिलेबस बहुत कुछ बदलना चाहिए। आज भी हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। आज भी कई सारे कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाया जाता है। आजकल एनिमेशन का ज़माना तो ये हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सिर्फ आप चीज़ों के बारे में बताइए, वो पिक्चर बना के देता है। इस दौर में अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं तो हम बहुत पीछे हो गए हैं। जी। लेकिन एक बात ये भी है कि इंडियंस जो होते हैं इनका हर जगह काफ़ी दबदबा है। ये लोग कौन सी चीज़ भी कर सकते हैं। हमारे हालांकि हम इतना कम रिसोर्सेज के बावजूद भी आईटी की जो इंडस्ट्री है, मलेशिया हो गया आपका, यूएस हो गया आपका, सऊदी, जितना भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब इंडियंस ही मैनेज करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी आप देखेंगे कि खुद हालिया अरसे के दौरान अमेरिकन जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर आईटी एक्सपर्ट्स के बारे में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2 तेलुगु रियासतों के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा इंडियन अगर कोई है तो वो ये दोनों रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल। जो और खुशनसीबी से आपका भी इसी रियासत से ताल्लुक़ है, तेलंगाना से, हैदराबाद से ताल्लुक़ है। लेकिन जब सिलेबस की आप बात करते हैं तो आपके बारे में जब मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था तो एक बात पर नज़र पड़ी कि आप लोगों ने डिज़ाइन किया है सिलेबस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स एंड आईओटी। तो ये इस बारे में कुछ बताएं, उस्मानिया सिटी के लिए कि शायद आप लोग। जी हाँ, हम लोग जब हम लोगों ने बैठ के जैसा मैंने कहा कि हम लोग को नए सिलेबस नए सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है, तो इसी ताल्लुक से हम लोग साथ बैठे थे। यूनिवर्सिटी के कई सारे प्रोफेसर के साथ हम लोग साथ बैठे डिस्कस कर रहे थे। तो ये बात की चीज़ महसूस ये हुई कि जो नया सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी है इसमें बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि साइबर सिक्योरिटी पहले से मौजूद था लेकिन वो सब्जेक्ट जो था साइबर सिक्योरिटी के लेवल का नहीं था, उसको किसी और नाम से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया या ना तो डेटा सिक्योरिटी के नाम से पढ़ाते थे। लेकिन वो फुल तौर पे कंप्लीट नहीं था। तो मैं और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हम दोनों ने और कुछ लोग मिलके ये सब्जेक्ट को पूरा रीडिफाइन किया हम लोग। अच्छा। और हम लोग ने जो सिलेबस बनाया इस तरीके से बनाया, अगर ये सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो ये सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो सर्टिफिकेशंस होंगे उस लेवल का ये सब्जेक्ट हो जाएगा। जी। और अच्छी बात ये रही
कि हमने जब सिलेबस डिज़ाइन किया बच्चों को इतना पसंद आया, जब पहला इसका रिजल्ट आया, जब मैंने ये सब्जेक्ट को लेकर रिजल्ट आया तो जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि जिस हिसाब से आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, जितना जो सिलेबस बनाया है, ये काफ़ी अच्छा रहा बच्चों के लिए और 90% करीब रिजल्ट आया इस सब्जेक्ट का। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। लेकिन एक बात बताइए कि डॉक्टर साहब, हमारे जनाब मोहम्मद रहमत अली साहब के बारे में आपको ये बता दूंगा कि ये लाइफ मेंबर हैं CCI के, CSTA के और IEEE के एंड IAENG के भी लाइफ मेंबर है। तो इस बारे में कुछ बताएं। ये प्रोफेशनल मेंबरशिप होती है, किसी भी इदारे में आप उससे अगर अटैच्ड हैं तो आपका भी फ़ायदा होता है और वो इंस्टीट्यूशन का भी फ़ायदा होता है। जी जी। ये सारे जितने CSI हो गया है आपका, या CSTA हो गया है आपका, या ENG हो गया, ये वो इदारे हैं जहाँ से जितने मुझ जैसे जहन रखने वाले लोग, जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये लोग एक जगह बैठते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो इससे होता ये है कि हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जो असल उसका जो मकसद है चीज़ों को समझने के लिए, हम वो चीज़ को समझ पाते हैं इससे सारी चीज़ें करने के बाद। जी जी। ये IEEE की मेंबरशिप हो या CST की मेंबरशिप हो या CSI की मेंबरशिप हो, इसमें होता ये कि लोग हर महीना या हर 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर एक बार जमा होते हैं, सब लोग अपने जितने सारे जो ख्यालात हैं उसका इजहार करते हैं और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होती है उसमें पेपर पब्लिकेशन हो या फिर कॉन्फ्रेंसेस हो, इस तरीके के प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं जिससे हम सबको फ़ायदा होता है। यानी कि अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीज़ पढ़ रहा हूँ, आप डेटा साइंस में पढ़ रहे हैं, तो हम ये 2 सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कैसा कर सकते हैं, या फिर मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ ये चीज़ को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अब ज़माना इस तरीके से हो गया कि मल्टीडिसिप्लिनरी चीज़ें हो गई है। जी जी। अब पहले होता यह था कि अगर आप BTech कंप्यूटर साइंस, MTech कंप्यूटर साइंस और आपका PhD भी कंप्यूटर साइंस, तभी आपको एक्सपर्ट समझते थे। जी जी। आज हालात इस तरीके से हो गए हैं कि आप अपना बैचलर्स आर्ट्स में कर सकते हैं, आपका मास्टर्स क्या बोलना चाहिए साइंस में कर सकते हैं, आपकी PhD मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, और इसको सराहा जा रहा है आज की दुनिया में। अच्छा, एक बात मैं जैसा कि मैंने कहा है कि रहमत अली साहब जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, मसनवी ज़हानत के एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट है। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर बहैसियत एक एक्सपर्ट के, क्या हम 2 हैं यहाँ पर ये इस स्टूडियो में, या कोई और भी है यहाँ पर, ये बताइए। बज़ाहिर तौर पर हम देख रहे हैं 2 हैं, जी, लेकिन देखा जाए तो हम 2 लोग बैठे हुए नहीं, पूरी दुनिया यहाँ पे समाई हुई है। जी जी। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें दुनिया भी देख रही है। अगर मैं ये कहूँ, कंप्यूटर साइंस में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं डीप फेक। अभी हम लोग दो लोग हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, जी जी, हम दोनों बात कर रहे हैं, जब इसका वीडियो बन के लोगों के सामने आएगा तो यहाँ पे शाहरुख खान बैठा होगा, यहाँ पे सलमान खान बैठा होगा, यहाँ पे इलॉन मस्क बैठा होगा, यहाँ पे बिल गेट्स बैठा होगा। जी जी जी। ये चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं डीप फेक। जी जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेहद ज़रूरी है जानना। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हमारा नुकसान है। अगर इसके बारे में अगर आप नहीं मालूम करें तो आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको मालूम हो जाए कि ये चीज़ है क्या, तो फिर आप इस चीज़ की अहमियत को समझेंगे। बहुत अच्छी बात कही है। वैसे भी हम समझता हूँ कि और एक 2-4 इंटरव्यूज़ का एहतमाम हम करना चाहिए आपके साथ। लेकिन एक बात बताइए कि क्या हम अपने जेबों में या हम अपने हाथों में किसी जासूस को लेकर नहीं फिर रहे हैं मोबाइल की शक्ल में? आपने बिल्कुल एकदम क्या बोला चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ दिया मुझसे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अपने साथ हमारे दुश्मन को लेके फिर रहे हैं, लेकिन ये दुश्मन हमारा इतना ही दोस्त है जो हम साथ लेके फिरना हमारी मजबूरी हो गई है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारा दुश्मन ही है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे बारे में बल्कि हमारे फ़ोन जो हैं, अगर मैं ये चीज़ कहूँ तो मतलब लोग बेजाना होगा कि आपके बाद आपके माँ बाप से ज़्यादा आपके फ़ोन को आपके बारे में मालूम है। जी जी, आपके बाद जी जी, और आपसे माँ बाप से ज़्यादा जी जी आपके फ़ोन को मालूम है। इसी वजह से देखिए, अगर किसी आदमी का अगर फ़ोन खो जाता है तो बेचैन हो जाता। अगर माँ बाप से 1-2 दिन ना मिले इंसान रह सकता है जी जी, लेकिन अगर फ़ोन से अगर 2 दिन तक उसको दूर कर दिया जाए तो उसका रहना बहुत ही मुश्किल है। जी 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 जी। ना सिर्फ आपके जितने मुकालिमात हो रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो चीज़ आप देख रहे हैं, वो आप अकेले नहीं देख रहे, आपके साथ पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, ये बताइए कि पेगासस स्पाईवेयर का जो हंगामा खड़ा हो गया था सारी दुनिया में, खुद हमारे पास अगर देखें इंडिया में जो जर्नलिस्ट है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, या फिर अहम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके फ़ोन रिकॉर्ड किए गए थे। तो पेगासस के बारे में कहा जाता है कि इसराइली आर्मी के जो एक रिटायर्ड अहदेदार ने ये कंपनी कायम की, लेकिन दौरान गुफ्तगू आपने कुछ एक इंकशाफ किया था। मैं चाहूँगा कि पेगासस के बारे में कुछ बताएं, उसके डेवलपर के बारे में बताएं।
जी, दरअसल ये जितने सारे कंप्यूटर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। जी जी। अगर आप अपना कंप्यूटर मतलब फ़ोन चला रहे हो या कंप्यूटर चला रहे हो, कोई चीज़ चला रहे हो, तो उसमें एक तो होता है प्रोग्राम, दूसरा होता है प्रोग्राम के बरखिलाफ जो चीज़ चलती है उसको कहते हैं मालवेयर या वायरस। अच्छा अच्छा जी। अब जो वायरस होता है वो आपके सिस्टम में बैठेगा, चीज़ों को समझेगा और अपना जो कारनामा अंजाम देना वो अंजाम दे देगा। जी जी जी। ये होगा यानी कि बिला तोड़, मतलब वो अंदर आएगा, काम करेगा, चले जाएगा, यानी आपके खिलाफ करेगा, काम करेगा। ये होगा आपका वायरस। लेकिन मालवेयर वो चीज़ होती है जो आपके साथ बैठेगी, आपके साथ हर चीज़ में आपकी हाँ मिलाएगी, सब चीज़ करेगी। जी जी। लेकिन साथ ही साथ ये करेगी कि उसको जिस मकसद के लिए भेजा गया वो मकसद भी पूरा करते रहेगी। अच्छा, यानी जासूसी कर रहेगी। अगर हम चीज़ को सिर्फ मैं आपके फ़ोन, आप मान लीजिए आपका फ़ोन है, जी जी, ये फ़ोन के अंदर से आपकी कोई फ़ोटो मुझे लेनी है तो मैं आपके फ़ोन में छोटा सा एक मालवेयर डाल दूंगा। अच्छा, जो हर घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, जो भी मैं इसकी मुद्दत रखा, हर उतनी देर के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। यानी जो भी मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं वो आपको चले आएंगे, मुझे आएंगे। जी जी जी। एक टाइप का मालवेयर है। अब जहाँ तक आपने जो मालवेयर जो टाइप हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं एडवेयर्स होते हैं। अच्छा, एडवेयर्स होते ये हैं कि आप मान लीजिए आप इंटरनेट पे सर्च करें जी कि आज सबसे बेहतरीन खाना कहाँ मिलता है, जी जी, उसके बाद आप ये महसूस करेंगे जितने एडवर्टीजमेंट्स आपके फ़ोन पे आ रहे हैं, खाने के आएंगे, रेस्टोरेंट्स खाने के आ रहे हैं, ये चीज़ को बोलते हैं एडवेयर। इसी वजह से थोड़े कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो व्हाट्सएप लोग ये कर रहे थे कि व्हाट्सएप छोड़ दो, सिग्नल पे आ जाओ वापस। उसकी वजह ये थी कि व्हाट्सएप ये कर रहा था कि आपके जितने सारे जो चैट्स कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरे वाले से जब भी मैं बात करूंगा, वालिद साहब मेरे से सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। जी जी, तो मुझे सिर्फ एजुकेशन के बारे में, जब भी मैं मेरे वालिद साहब का प्रोफाइल खोलूंगा या उनका विंडो खोलूंगा, मुझे एजुकेशन के बारे में आएंगे। जब मैं मेरी वालदा से बात करूंगा तो मैं वालदा से अक्सर खाने के बारे में बात करूंगा तो होटल्स के वो आएंगे। मैं किसी दोस्त से बात करूंगा तो किसी मतलब बाहर घूमने फिरने की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आएगा। तो इस चीज़ को जिससे आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, ऐसे चीज़ों को बोलते हैं एडवेयर, जहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है। पहले हो गया मालवेयर, जहाँ पे आपको किसी छोटे प्रोग्राम की तरह से वो कर रहे हैं। दूसरा हो गया आपका एडवेयर। तीसरा जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। जी जी, ये स्पाईवेयर वो चीज़ होती है उसमें आपका फ़ोन का जो ऑडियो है और वीडियो, जी जी, ये दो चीज़ों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आप जो चीज़ बोल रहे हैं और अब जो आपके कैमरे से जो चीज़ दिख रही है, जी जी, ये दोनों से आप पर नज़र रखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो कहा जाता था कि दीवारों को भी कान होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही हाल है उसका। जी हाँ, उसको आप इक्वलेंटली बोल सकते हैं कि दीवार के कान, दीवार के क्या, हर चीज़ मतलब हर जो चीज़ हो गई है उसके कान हो गए हैं। जी जी जी, यहाँ तक कि मैं जो कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, अगर इस कुर्सी के ऊपर छोटा सा सेंसर लगा दें, IoT सेंसर, जी जी, तो मैं इस कुर्सी पर कितनी देर बैठा हूँ, मेरा वेट कितना है, मेरी हेल्थ क्या है, और ये कुर्सी है ये कितने लोगों को अब तक बिठा चुकी है, अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। आज का जो जदीद दौर है, जी जी जी, इसमें ये डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रही बात जो आपने स्पाईवेयर में जो पेगासस की जो बात की, पेगासस एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपके कैमरेस और ऑडियोस दोनों का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी के पास होता है, जी जी, और वो लोग आपकी सारी बातें सुनेंगे। खाली छोटा सा इंकशाफ मैं ये कर दूं कि यूएस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसमें तक भी लोगों ने बग लगाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ तक कि जहाँ पे प्रेसिडेंट बैठता है, ये डिफरेंट जो एजेंसीज होती हैं ये लोग काम करते हैं, लेकिन ये सरेआम इस वजह से नहीं आती क्योंकि उनका रेपुटेशन वगैरह होता है। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि उतना बड़ा आदमी है डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह, उसको करते होंगे, नहीं। एक डोनाल्ड ट्रम्प को टारगेट करना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत इसके कि जो आदमी राहगीर जो चल रहा है उसको टारगेट करना बहुत आसान है। जी जी, और ख़ासकर उन लोगों को टारगेट करना आसान है जो लोग मोबाइल फ़ोन अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो लोग मोबाइल फ़ोन अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी आदत ये हो जाती है कि हर चीज़ के लिए वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं, जी जी, बिना ये जाने कि उसमें मतलब उसके परमिशंस क्या है, उसका मतलब आउटकम क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, हाँ उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, या फिर उसका बदला क्या निकल के आने वाला है। ये चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचते। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, फिर एक बार आपका काम खत्म हो गया, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके आप चीज़ को भूल जाते हैं। अच्छा, पेगासस की तैयारी के बारे में आपने कुछ दौरान गुफ्तगू जो अपनी बातचीत हुई थी, आपने बताया था कि एक कमसिन लड़के ने उसे तैयार किया था। जी, पेगासस को बनाने वाला इसराइली एक 17 साल का बच्चा था जो ये पेगासस का जो एप्लीकेशन बनाया था। मैं इसकी वजह बोलता हूँ आपको। मैं जैसा भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, जी जी, जिस
बैरून मुल्क, हमारे इंडिया के बाहर जितने मुल्क हैं वहाँ पर 8th क्लास से यानी 8वीं जमात से आप इस बात को तय कर लेते हैं कि मेरा आगे चल के प्रोफेशन क्या होने वाला है। जी जी। मुझे कंप्यूटर्स में जाना है, मुझे कोई और स्टडी करना है या कुछ और करना है। जी जी। ये चीज़ तय हो जाती है वहाँ पे। तो ये जो लड़का था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। जी जी। ये लड़का 17 साल का था जिसने ये एप्लीकेशन बनाया। इसको अपनी कंप्लीट फॉर्म में नहीं बनाया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इसका इम्प्लीमेंटेशन अक्सर पूरा बनाकर दे दिया। जी जी। उसके बाद जो दूसरी इसराइल जो कंपनी थी, उन्होंने इसको टेकअप NSO। जी हाँ, इसको टेकअप किया, टेकअप करके इसको पूरा कंप्लीट बना के लोगों के अंदर वो कर दिया। इसकी हालत ये है कि एक बार अगर आप पेगासस के अगर चंगुल में अगर आगे इन्फेक्ट हो गए आप, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप दुनिया से गायब हो जाएं, दूसरी चीज़ ये है कि या तो आप जिस डिवाइस में इस्तेमाल कर रहे थे उस डिवाइस को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए। जी जी जी। ये दो ही हो सकते हैं जिससे आप बच सकते हैं। जी जी, बहुत अहम बात आपने बताई है। वैसे भी हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चला है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि हम आपको ये सिलसिलावार कुछ 1-2-3 प्रोग्राम्स आपके साथ करेंगे, ताकि लोगों को मालूम हो कि जो डिजिटल अरेस्ट के वाक़यात पेश आ रहे हैं उस पर भी आप रोशनी डाल सकते हैं, साइबर क्राइम के और जो वाइट कॉलर फ्रॉड जो वाक़यात पेश आते हैं या क्राइम होते हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन 1-2 सवालात मेरे जहन में हैं आपके ताल्लुक से। आप के बारे में जब मैंने पढ़ा है तो उसमें ये देखा है कि तकरीबन 4 जो है वो मंजूरा पेटेंट है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उस बारे में बताएं। पेटेंट जो मैंने फाइल किया है वो मेरे अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज के बेसिस के ऊपर जो उसमें फाइल किया है। पेटेंट का जो मामला है वो ये है कि आपने अगर अपनी फील्ड के अंदर कुछ ऐसा दरियाफ्त की हो जो अब तक ना हुई हो, जी जी, या अगर हो गई हो तो उस अंदाज में ना हुई, तो उसको पेटेंट के तौर पर फाइल किया जा सकता है। तो मैंने अभी तक 4 पेटेंट्स मुख्तलिफ शोबों में किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एप्लीकेशन से ये एप्लीकेशन नहीं होते। अगर आपको मैं अगर मंजर आम पे अगर चीज़ों को समझाऊं तो जितने दुनिया में जितने सारे पांडास हैं, व्हाइट पांडा, उसका पेटेंट चाइना के पास। अच्छा। यानी कि अगर कोई नई ब्रीड बनाना है चाहे पांडास की, अगर कोई नया पांडा अगर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की मिल्कियत है। जी जी। उसी तरीके से मैंने जो चीज़ें दरियाफ्त जो चीज़ें की हैं वो मेरी मिल्कियत होगी। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में, जी हाँ, IPR जिसको कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर वो चीज़ें पेटेंट उसमें आती हैं। तो उसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और साइबर सिक्योरिटी के 2 हो गए, और ऐसे मैंने 4 पेटेंट्स अपने मेरे नाम पे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपकी 2 किताबें आई हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, और दूसरा जो है साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें दोनों में से कौन सी ज़्यादा किताब ने यानी फ़ायदा आपको पहुंचाया माली एतबार से? माली एतबार से दोनों। अभी तो दूसरी जो किताब मेरी आई है वो सोल्ड आउट हो गई अमेज़ॉन के ऊपर। अच्छा। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जी जी, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। 2 बार बुक सोल्ड आउट हो गई है अभी तक। ये बहुत अच्छी बात है। बुक्स मतलब मैं जो बुक लिखा हूँ, मेरा ये जो बुक लिखने का जो मकसद था, मेरे जहन में 2 चीज़ें थी। मैं ये चाह रहा था कि मैं जो साइबर सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आम आदमी समझ सके, ये मेरा वो था। क्योंकि अक्सर लोग मतलब चीज़ों को बगैर जाने वजह वो चीज़ को वो क्राइम हो जाता है उनके हाथ से, और उसको क्राइम समझते भी नहीं है। जी जी। मसलन तौर पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं ये चीज़ें आपके प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जो हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर बाप के पास अगर ATM कार्ड है तो बच्चा अगर उसका पिन से अगर पैसे निकाल रहा है तो इसको कंप्यूटर की ज़बान में क्राइम बोलेंगे। जी हाँ। हालांकि बाप बेटे का रिलेशनशिप वो है, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। जी हाँ। किसी भी जगह पर, किसी भी अननोन जगह पर अपना डेटा फिल ना करें। बहरहाल अल्लाह ताला गाफिलों की मदद नहीं करता बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। जी जी। तो अपना डेटा कहीं फिल ना करें, और अपना फ़ोन, ये चीज़ मैं इसी वजह से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हैदराबाद में एक कल्चर हो गया कि फ़ोन ख़रीदते हैं, 3 महीने इस्तेमाल करके बेच देते हैं। जी जी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर वैसा फ़ोन अगर मेरे जैसे लोगों के अगर हाथ में आ गया तो आपकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी। अच्छा अच्छा। आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। जी 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 जी। आप ये समझ रहे हैं कि मैं फ़ोन फॉर्मेट कर दिया तो मेरी मतलब पूरी चीज़ क्लीन हो गई। फिर क्या करना चाहिए? अगर आप ये अगर आप वो चीज़ खरीदिए जो चीज़ आप एफर्ट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो उसको आखिरी वक्त तक इस्तेमाल करिए, उसके बाद वो फ़ोन को बेचिए मत। अच्छा। फ़ोन है वो कोई चीज़ हो, उसको बेचिए मत। अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ अब मेरे किसी काम की नहीं है रही, अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहूँ, उसको तोड़ के मत फेंकिए।
जितने कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उसको तोड़ के मत फेंकिए। तोड़ के फेंकने के बाद भी उसमें से डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। इसका सबसे बेसिक चीज़ वो ये है कि आप जो आपके घर में जो ओवन है उसमें डाल दीजिए, ओवन 1 मिनट के लिए ऑन कर दीजिए, या तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, या नहीं तो अगर साबित अगर भी रह गई तो उसमें पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, प्यारी बात आपने कही है। बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रहमत अली साहब से ज़रूर हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, ख़ासतौर पर इस तरह के मामलों में। और दिलचस्पी का जो रुख था, ऐसा लग रहा था बहुत दिलचस्प गुफ्तगू साबित हो सकती है, तो हम चाहेंगे कि आइंदा के प्रोग्राम्स में भी आपको मदऊ करें। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि मिल जाएगा आपको डॉक्टरेट। तो बहरहाल इंशाअल्लाह, वैसे भी हम हमारे प्रोग्राम की जो रिवायत रही है वो ये रही है कि अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं, मुख्तसर और मुफीद, यानी कॉम्प्रहेंसिव जो मैसेज होता है वो लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को, खास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप जो फील्ड में भी पढ़ रहे हैं, जो चीज़ भी आप हासिल, इल्म हो, जो भी प्रोफेशन में हो, उसको सच्चे दिल से करिए। आपको कहीं से कोई तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। अपने लिए मुखलिस रहिए, अपने जॉब के लिए मुखलिस रहिए। दूसरी अहम चीज़ जो मेरी कामयाबी का सबब रहा, और मैं समझता हूँ अगर आजकल ये चीज़ हो रही है लेकिन कम हो रही है, वो ये है कि अपने माँ बाप के साथ, उनके साथ साथ रहिए, उनकी दुआ में शामिल रहिए, और वो जो लोग आपको जिस तरीके से देखना चाह रहे हो वो तरह बनने की कोशिश करिए। तीसरी जो मेरे अपने शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं वो चीज़ कहूँगा कि अपनी जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चीज़ें हैं, वो अपने पास रखिए, किसी से शेयर मत करिए। और जो चीज़ अपने हाथ में है, अपने हाथ से दीजिए और अपने हाथ से वापस लीजिए। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल ये चलता है कि ज़ीरो ट्रस्ट। बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, ज़ीरो ट्रस्ट ज़रूर याद रखिए, क्योंकि हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि फ़ोन का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है और जायज़ इस्तेमाल हो रहा है, और आपके जो फ़ोन है, ये लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर सिस्टम है, वो अगर किस तरह आप उसे ज़ाय करना चाहेंगे या फिर किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।